दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 24 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? चार विकल्प दिए गए हैं, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में, ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में जो तक्षशिला है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ शिक्षा के लिए कहाँ लेके गए थे? तो कहाँ लेके गए थे? तक्षशिला लेके गए थे। ठीक है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है, तक्षशिला में ही हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर बताना है कि हाल ही में किन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम सौम्या को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो एम सौम्या है वो कहाँ से हैं? कर्नाटक की गायिका हैं। देखिए, 21 जुलाई 2019 को संगीत अकादमी मद्रास द्वारा, ठीक है, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एस सौम्या को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कब मिला था? 21 जुलाई 2019 को। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यह कहाँ की गायिका है? एग्जाम में पूछ दे तो ये हो जाएगा कर्नाटक की गायिका है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? ये हो जाएगा संगीत अकादमी मद्रास द्वारा। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? यह बताना है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली में। ठीक है, किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। देखिए, इस प्रश्न के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि उत्तर भारत की मंदिरों की शैली जितनी भी है, उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली कैसी शैली कहलाती है? तो नागर शैली। ठीक है, और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो ये द्रविड़। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है द्रविड़, तो क्या कहलाती है? 10 दक्षिण 10 द्रविड़। तो दक्षिण का जो भी पूछेगा मंदिर के बारे में तो आपका क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? यह बताना है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हनुमान जी की पहली भेंट, ठीक है, का वर्णन मिलता है किष्किंधा कांड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आता है कि रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई है। और महाभारत का अगर पूछ दे तो महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने किया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5
कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर बताना है कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार थे। इसे भी आप याद रखेंगे। तानसेन जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, यह बताना है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने की थी 12 मासा की रचना? तो 12 मासा की जो रचना है वो किए थे मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, देखिए 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, तो इसे याद रखेंगे। और देखिए जो यहाँ पे दिया है अमीर खुसरो, तो इन्होंने किस चीज़ का रचना किया था? अमीर खुसरो ने, तो इन्होंने तुगलकनामा की रचना किए थे अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई समकालीन थी, किसके समकालीन थी मीराबाई, यह बताना है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? यह बताना है। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया, यह बताना है। तो देखिए जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया। नोट कर लेंगे, जजिया कर जो है भारत के सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बता रहे हैं आपको। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया गया एक धार्मिक कर था। ठीक है ना, जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे, एक धार्मिक कर था। और भारत में मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है किसने किया था, तो यह हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर कौन था यह बताना है। तो यह था अल्मीदा। कौन था? अल्मीदा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीदा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसे पुर्तगाल से संबंधित कई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आ जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में खोला था। ठीक है, और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीदा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम है, ये जो है जो गवर्नर था अल्मीदा, इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीदा, भारत के प्रथम पुर्तगाली वर्सराय बनकर आया था। ठीक है, कब आया था? 1505 में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए अल्बुकर्क है, इसका पूरा नाम क्या है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। यह 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वर्सराय बना था। ठीक है, ये कब बना था? यह 1509 में बना था। ठीक है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वर्सराय बना। और यह अल्मीदा, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को द अल्मीदा। यह 1505 में कब हुए थे? 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वर्सराय बनकर आए थे। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और आता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो ये हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यह बताना है इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो यह है खड़क सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? इसका सही आंसर बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं के हिंसकों असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही? क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे। कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? यह बताना है आपको। इसके सही आंसर क्या होगा? तो यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था सरदार पटेल ने कही थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ये भी आता है इससे संबंधित, आपको बता दें, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? क्वेश्चन आता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख पा रहे हैं आप? हाँ, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह बताना है, सूर्योदय शब्द का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तब जब मैं भारत में ही हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। सॉरी, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। यह बात किसने कही थी? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का गठन किए थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हम आपको बता देते हैं। देखिए लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में सर टॉमस रो की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 1905 में बंगाल का विभाजन था। ठीक है, उसका काल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो है 1905 का बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के काल में, जो कि 1905 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह बताना है। देखिए तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया रहस्य था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने मांडले जेल में रहकर लिखी है। किस जेल में रहकर लिखी है वो उन्होंने? तो गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने मांडले जेल में रहकर लिखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम वुड्स का डिस्पैच। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। इसका कालानुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन खुला, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताएं। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें और सही जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाए? सबसे पहले क्या हुआ था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता।
ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, 1 नंबर में दिल्ली कॉलेज कोलकाता, उसके बाद हुआ था एडम की रिपोर्ट, ठीक है, ये 2 नंबर पर, उसके बाद वुड्स का डिस्पैच, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद क्या बच गया आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है, तो यह 4थे नंबर पर। तो सही अनुक्रम इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था, यह बताना है आप लोग को। तो यह लक्ष्य किसका था, असहयोग आंदोलन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हाँ ये खिलाफत, ये हो गया आपका असहयोग। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1919 से 22 में हुआ था, ठीक है, कई बार पूछ देता है। और असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, क्वेश्चन कई बार आता है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 2 अगस्त 1920, 5 अगस्त 1920, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था असहयोग आंदोलन का, कोई बार क्वेश्चन आता है, तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन कितने तारीख को हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। और खिलाफत आंदोलन पूछ दे तो 1919 से 22 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप जो भी सेट प्रैक्टिस करें, जो भी देखें, इसमें अपना टाइम पास नहीं करें, ठीक है। अगर ऐसे टाइम पास करेंगे तो आप टाइम पास ही करते रह जाएंगे। उसमें अपना जो भी फोकस है, अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्र करके जहाँ भी पढ़े, जो भी सेट पढ़ें, उसको फुली देखना है, उस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, और उसको ध्यान में सुनकर उस दिमाग में उस चीज़ को बैठाना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे और सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो भी कार्य करें पूरी एकाग्र होकर करें और मन से करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप सफल हों, आप सफलता पाएं, ठीक है। हमारा जीके टेक जोन ये परिवार का उम्मीद यही है कि आप सफल हों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। इसका सही आंसर बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, ठीक है। संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, वो हुआ था आपको कराची अधिवेशन 1931 में। इसे आप याद रखेंगे। देखिए इससे प्रश्न और भी आते हैं कि कांग्रेस की कराची अधिवेशन, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो किसने कब हुआ था, किसके अधिवेशन में हुआ था, क्वेश्चन आता है। तो कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये जो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में हुआ था, यह दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। और लखनऊ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसका अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो लखनऊ अधिवेशन था वो 32वां अधिवेशन था, ठीक है, जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये, तो 1916 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, तो 32वां अधिवेशन था। कई बार पूछ देता है कि यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह हो जाएगा 32वां अधिवेशन हुआ, 32वां अधिवेशन है। जो इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ का अधिवेशन था जो 32वां अधिवेशन था और 1916 में हुआ था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है ना। तो ये कौन सा अधिवेशन था,
तो ये आपका हो जाएगा 45वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन 45वां अधिवेशन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर अधिवेशन, इसे आप याद रखेंगे। कब हुआ था यह? तो 1929 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एशियाई बब्बर शेर एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर किसे कहा गया है, कहाँ निवास स्थान है, यह बताना है आप लोग को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यह कह रहा है कि नहीं लाया जाता है। ठीक है, उपयोग में लाया जाता है, हम लोग पढ़ लेते हैं और टिक मार के चलाएंगे सीधे, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता। देखिए, गरीबी रेखा निकालने के लिए, ठीक है ना, साक्षरता का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साक्षरता का उपयोग में नहीं लाया जाता है। उसमें क्या लाया जाता है? भोजन की कैलोरी, HCR, प्रति व्यक्ति औसत आय। ठीक है ना, गरीबी रेखा निकालने के लिए, तो जो कि आपका तीनों विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, तो इसे क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और एपीकल्चर दे दे तो मधुमक्खी को पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर। और फ्लोरिकल्चर जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसको किसे कहते हैं? तो सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर हमें समझ में नहीं आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आप समझ जाएं और आप एग्जाम में जरूर पास हों। ठीक है, क्योंकि हमारा जीके टेक जोन का एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। देखिए, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, यह बता रहा है। ठीक है, 2 दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2, और आपको सही आंसर बताना है इसका। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, एक बार आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। देखिए, सूची 1 में दिया हुआ है आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना, और यहाँ पे नदियाँ दी हुई, मतलब कौन सी परियोजना किस नदी के पास है यह बताना है आपको। देखिए, इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो यह है किस नदी पर बना हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका पेरियार नदी पर। ठीक है, और माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। और नागार्जुन सागर परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? तो यह है कृष्णा नदी पर। और क्या बच गया? पोचमपाद, तो यह है आपका गोदावरी नदी पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख पा रहे हैं आप? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है किस चीज़ के लिए, यह बताना है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कोरबा जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है? तो एक तो आपका सोयाबीन के लिए फेमस है। इसका सही आंसर क्या हो गया? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कोरबा जाना जाता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इससे आता है, कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को किस चीज़ का प्रांत कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसे सोयाबीन का प्रांत के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खेती होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है यह बताना है। नीली क्रांति, तो देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछ दें कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका दुग्ध उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तेल व तिलहन उत्पाद से है। ठीक है,
पीली क्रांति का संबंध तेल और तिलहन उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? यह बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, झरिया, कोरबा, रानीगंज और सिंगरौली। तो ये हो जाएगा झरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है, जो बिहार से अलग हो गया है। तो अब यह झारखंड राज्य में चला गया है झरिया। ठीक है, तो झरिया में कोयला का भंडार सबसे अधिक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। जैसा कि हमने आगे वाला क्वेश्चन में जिक्र किया था। ठीक है, 4 विकल्प है यहाँ पे, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि सोयाबीन का प्रांत किसको कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी अग्रणी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन का प्रांत कहलाता है, प्रांत के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीती है, यह बताना है। किसने जीती है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमन राव। ठीक है, और सुमन राव कहाँ से है, सुमन राव का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन आ जाए कि मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुमन राव का संबंध किस राज्य से है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो किस राज्य से है यह, तो जो सुमन राव है वो राजस्थान की है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, राजस्थान की सुमन राव ने जीता है मिस इंडिया 2019। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। गांधी सागर बांध यह बताना है किस एक का भाग है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गांधी सागर का, तो यह हो जाएगा चंबल परियोजना। ठीक है, गांधी सागर जो बांध है किस पे है, चंबल सागर परियोजना का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ देता है कोसी परियोजना। ठीक है, तो कोसी परियोजना कहाँ है भाई, तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। किस पे है कोसी परियोजना, तो यह कोसी नदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो यह दामोदर नदी पर है। याद कीजिएगा और ध्यान भी दीजिएगा। भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, तो यह सतलज नदी पर है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप पूछना चाहते हैं कि इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो हम आपको इसके पिछले वाला वीडियो में बता रखे हैं कि इससे कौन से चंबल परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, कोसी परियोजना से किस किस राज्य को इससे फायदे हैं। ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना से इसे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था आपको। तो उसका आप देख लेंगे पिछला वीडियो। बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 24 है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है, यह बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इसका सही कितना क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 99,200। कहने का मतलब क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 काउंटिंग कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 99,200। 9 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसे कितना हो जाएगा 99,200। ठीक है, 9,009। देखिए तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विकल्प है 2, तीसरा, चौथा। तो इस विकल्प में कोई भी नहीं है, जो विकल्प दिए हैं पहले का है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। इसका एक्चुअल क्या हो जाएगा 99,200। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 99,200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, यह बताना है। कौन सा राज्य है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विंबलडन ओपन 2019 में सिमोना हालेप किसे हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, यह बताना है। किसे हराकर अपने नाम किया, तो यह हराया था किसको, सेरेना विलियम्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है।
दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं, कौन है यह बताना है आप लोग को। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र, ठीक है, जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं, ठीक है, कि ये किस राज्य से संबंधित है। जहाँ पे ये संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, षड्यंत्र नहीं संयंत्र है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। देखिए ये आपको बताना इसमें कि ये कल्पक्कम कहाँ है, किस राज्य में है ये, तो आपका कहाँ पे है कल्पक्कम, तो यह है तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नरौरा कहाँ है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है बचता है रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ पे है ये, तो राजस्थान, ठीक है। क्या बच गया अब तारापुर, तो तारापुर कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके देख लें, ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, क्लियर हो गया इसका राइट आंसर। हाँ चलिए यहाँ पे वीडियो जूम आउट कर देते हैं, काफ़ी नीचे था, अब आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। हाँ तो इसका सही आंसर क्या होता है, हमने क्या बताया था, एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा, तो कल्पक्कम हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नरौरा कहाँ हो जाएगा ये, उत्तर प्रदेश। उसके बाद रावत भाटा यह कहाँ है, तो यह आपका राजस्थान में। उसके बाद बच गया तारापुर, तो तारापुर कहाँ पे ये कहाँ हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसका, तो सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख पा रहे हैं, हाँ, कह रहा है कि हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किनके बीच अवस्थित है, यह बताना है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जास्कर और पीर पंजार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, ये हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है ये बताना है आपको, तो यह है आपको हवाई द्वीप का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुद्रास्फीति की माप होती है, इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोक कीमत सूचकांक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है, कौन कौन सी एजेंसी है यह बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है, सोयाबीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है, कितने 42%, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र स्वर्ण का अर्थ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की। यह योजना डैश से संबंधित है। यह योजना किससे संबंधित है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पीने योग्य पानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राउस द्वीप का परिवर्तित नाम है। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वीप का नाम चेंज करके कौन सा द्वीप रखा गया है, तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से छोटी बात करनी थी कि हमने टेलीग्राम पे भी चैनल अपडेट कर दिए हैं इसका पीडीएफ आप वहाँ से भी पा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ डाउनलोड आप जीके टेक जोन टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा था कि संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है सेंसेक्स में, यह बताना है आप लोगों को क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर बताना है, इसका जल्दी से आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, लोगों को दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे से बचाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लोगों की दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे से बचाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने का दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने दिन का, कितने महीने का, तो ये होता है आपको 6 महीने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, यह बताना है, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया, पूरे राज्य में। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, यह बताना है आपको। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो इसका होता है स्थगन काल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, यह बताना है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
अपसपा कानून के तहत जून 2019 तक आसान क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केंद्र तथा राज्यों के विवादों तथा समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वह है, इसका सही आंसर बताना है। क्या है वो? तो ये हो जाएगा आपको आरंभिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा कि केंद्र सरकार ने सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी मछुआरे और अन्य संबंधित लोगों तक पहुंचाने हेतु एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का निम्न में से क्या नाम है? यह बताना है। अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लें वीडियो को पॉज करके और सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सागर बानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? यह बताना है संविधान का अंग कौन सा नहीं है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल वॉलेट फ्री चार्ज को 385 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? इसका सही आंसर बताना है। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। हाँ दोस्तों, ये आप लोग ये भी बताएं कि आपके स्कोर कितने हैं इस सेट में और अगले सेट में इससे अधिक लाने का आप प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह बताना है। तो किसके प्रति लोग उत्तरदायी होता है? तो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है? इसका सही आंसर बताना है। उसका ताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें इकाई दिए हैं, उसका प्राचाल दिए हैं, आप दोनों को मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ। इसे हम जूम आउट कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाए और इसका सही आंसर बताएं। देख पा रहे हैं आप? इसका सही आंसर बताना है आपको। चलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लें और इसका मिलान करना है, कूट के द्वारा बताएं। देखिए वाट का क्या होता है? तो वाट का शक्ति और नॉट का समुद्री जहाज की गति। नॉट के द्वारा क्या मापा जाता है? ठीक है, समुद्री जहाज की गति। ठीक है, और नॉटिकल मील से तो नौ संचालक की प्रगति मील। ठीक है, और कैलोरी। ठीक है, कैलोरी से क्या मापा है? ऊष्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नंबर 1। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का 25वां हाई कोर्ट है, यह बताना है आप लोग को। देश का 25वां हाई कोर्ट। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प दिए हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट। सही आंसर क्या होगा? देखिए जो कोर्ट स्थापित किया गया है 25वां कोर्ट, वो हो जाएगा आपको कहाँ पे किया गया है, कौन सा जगह है? वो है अमरावती। अमरावती कहाँ पे पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में है। इस विकल्प में जो कि नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या कर लेंगे आप लोग? यहाँ काट के क्या कर लेंगे आप? अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, देश का 25वां हाईकोर्ट कहाँ है वो? तो हो जाएगा, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी। वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देश का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था? तो वो 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश कर लेंगे आप, एपी कर लेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। क्लियर हो गया? हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है?
यह बताना है शीतलक के रूप में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलित सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक, तो किस चीज़ का है, इमल्सन का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। तो वो रहते हैं किस चीज़ पे, तो -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री पे, ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम पर एक ही रहते हैं, ठीक है ना। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम पर एक ही रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, चालक की, तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता चालक का क्या हो जाएगा, ओम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस उद्योग के किस क्षेत्र से जुड़े थे। मृणाल सेन, यह बताना है किस क्षेत्र से जुड़े थे। अभिनय, संगीत, कथा लेखक और निर्देशक, किस क्षेत्र से जुड़े हैं यह बताना है। तो जुड़े थे निर्देशक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। यह बताना है तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया था मंजू मेहता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेडियो तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्य रूप से किस में बनते हैं, किससे बनते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं यह बताना है आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीरा अपरूप है, किस चीज़ का यह बताना है। तो है कार्बन का अपरूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता है ऑक्सीजन एवं हीलियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है यह बताना है आपको, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वही पूछ देता कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस को मनाया जा रहा है, ठीक है। अगर पूरा डेट पूछता है तो 14 सितंबर 1949, और वैसे पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हो जाएगा आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है यह बताना है। तो हो जाएगा आपका पारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है यह बताना है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो रोंटजन ने किया था। किसने किया था, रोंटजन ने किया था। चलिए, और एक्स तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। एक्स तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम का कीड़ा, ठीक है, सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका, पुपा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए सरल
मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियन फ्यूचर्स थ्रू हर विलेजेस शीर्षक नव प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान से पढ़िएगा एक बार। ए सरल मैनिफेस्टो ये रियलाइजिंग इंडियन फ्यूचर्स थ्रू हर विलेजेस शीर्षक नव प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? आपको 4 विकल्प दिए हैं, राहुल गांधी, फिरोज वरुण गांधी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसे कहते हैं यह बताना है। तो हाइड्रोफाइट हम लोग कहते हैं एक जलीय पौधे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किसी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो होता है आपको विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, यह बताना है कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए यह होता है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है ना, यह कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? किस देश से प्राप्त किया? आपको उस देश का नाम बताना है। तो है इजराइल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बूटलैंगिंग किसे कहते हैं? बूटलैंगिंग किसे कहते हैं? तो हो जाएगा शराब का अवैध व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित GSAT-7A से निम्नलिखित में से किसकी संचार व्यवस्था में सुधार आएगा? इसका सही आंसर बताना है आपको। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, थल सेना और भारतीय रेल। ठीक है, GSAT से आपको सही आंसर बताना है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कमल पुरस्कार विशिष्ट किस उपलब्धि में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आप लोग को चलचित्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत का चलचित्र क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है ये पूछते तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था यह बताना है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन, इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया में तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। ठीक है, तो यह बताना है कौन सा शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन यह बताना है। तो देखिए, तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन B12 दिया हुआ है, इसका रासायनिक नाम है ये साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ देते हैं अगर B6 का रासायनिक नाम, तो अब क्या हो जाता है? B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, अगर B7 रहता उसका नाम तो बायोटीन। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम, यहाँ पे जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता कि काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, यह बताना है। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 मीटर है। कितनी है? 47 मीटर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई थी 1885 में, ठीक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में 72 सदस्यों द्वारा किया गया था, ठीक है। किसने किया था? 72 सदस्यों के द्वारा किया गया था। और इसके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन का एक नाम रेटिनॉल है? यह बताना है आपको। तो किसका नाम है यह? तो विटामिन ए का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी का क्या नाम होगा, रासायनिक नाम? तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और डी का क्या नाम होगा? तो डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और विटामिन B1 दे देते हैं यहाँ पर। विटामिन बी या B1 का क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है थायमिन। विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम थायमिन, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है यह बताना है आपको। तो गंडक नदी से आता है। किस नदी से आता है? तो गंडक नदी से पानी आती है, ठीक है। और गंडक नदी को नारायणी नदी नाम से भी जाना जाता है। नारायणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 विकल्प दे देगा, सोन, गंडक, कोसी। तो क्या हो जाएगा? गंडक, ठीक है। गंडक नदी को नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि टी शर्ट, कैंडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? टी शर्ट, कैंडी आदि शब्दावलियाँ, इसका सही आंसर बताना है। तो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया हुआ है वर्ष और दूसरी में दिया है इनका घटित युद्ध, कि ये कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हैं, वो कब घटे थे, वो दिया गया है। किस साल में कौन से युद्ध घटे वो उसका आपको मिलान करना है। चलिए हम आपको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं और इसका कूट का आप मिलान कर सकें। हम उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे। चलिए और इसे जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब आप लोग को दिख पा रहा होगा शायद। हाँ, चलिए इसका अच्छी तरह वीडियो पॉज करके पढ़ लें और इसका सही से आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1556 में क्या हुआ था? तो इसमें अकबर का राज्यारोहण हुआ था। क्या हुआ था 1556 ईस्वी में? तो अकबर का जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 अकबर का राज्यारोहण, ठीक है। और 1600 ईस्वी में क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पर चार्टर प्रदान किया गया था, ठीक है। और 1680 ईस्वी में क्या हो जाएगा? शिवाजी का देहांत, ठीक है। शिवाजी का देहांत 1600 ईस्वी में। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। चलिए इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और हैदर अली, यह क्या हो जाएगा? मैसूर राज्य के संस्थापक थे हैदर अली, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 25 समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है, कोई खर्च नहीं आता है, ठीक है। ये करने से ये होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर करेंगे, हमें उम्मीद है। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनमें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि इससे जुड़ जाएं लोग, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।